नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ एक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। दोस्तों, एक फ़िल्म का पहले टीज़र आया, फिर ट्रेलर आया। फ़िल्म का नाम है आखिर पलायन कब तक। फ़िल्म का टाइटल अपने आप में एक सवाल है और आखिर काफ़ी सारे लोगों ने इसका ट्रेलर ऑलरेडी देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको बताता हूँ कि आखिर ये मुद्दा है क्या। दोस्तों, आप सोचो कि आप सो के उठो और आपको पता चले कि आपकी जो ज़मीन थी या प्लॉट था या कहीं भी आपका कोई भी एक नेटिव लैंड थी, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है और एक बोर्ड आके वहाँ पे कहता है कि आप ना तो इस जगह पे एंटर कर सकते हैं और आपका इस ज़मीन के अंदर आना बैन है। आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, शॉक हो जाएंगे कि आखिर 21वीं सदी में ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, आखिर रोज़ाना अखबार के पन्नों में, कॉलम्स में हज़ारों लाखों लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है और इसी पे एक फ़िल्म आ रही है, ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक पे, लेकिन एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है, एक बड़ा एक डार्क साइड है सोसाइटी की, लेकिन काफ़ी लोग इस पे जानते ज़रूर हैं लेकिन बात नहीं करते। लेकिन इस फ़िल्म पे प्रकाश डालने के लिए एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। इसकी खास स्टार कास्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। सर, सबसे पहले डायरेक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूँगा। काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर है और मैं तो चाहता था कि इस तरह का टॉपिक कुछ आए और गूज़ बम्स आ रहे ट्रेलर को देख के, और एक बड़ा अच्छा सैल्यूट है आपको, इस सब्जेक्ट को आपने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। सर, मैंने रीड किया कि 2-3 साल पहले लॉकडाउन के समय में आपने इस कहानी के बारे में सोचा और अंबानी जी और हाई कोर्ट की न्यूज़ पढ़ते-पढ़ते आपने सोचा कि अगर बड़े लोग जो हैं वो तो ईज़िली इस चीज़ के टैकल कर सकते हैं, उनके पास प्राइवेट लॉयर्स हैं, पैसे हैं, लेकिन एक आम आदमी का क्या? और ट्रेलर में भी एक डायलॉग है कि आपका तो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है। आप तमिलनाडु में देखिए, आप कहीं भारत में कई सारे हिस्सों में ऐसा होता है कि जहाँ कब्ज़ा कर लिया जाता है, अवैध रूप से एक बोर्ड आता है और कहता है कि ये ज़मीन हमारी है। तो किस तरह आया कि ऐसी चैलेंजिंग फ़िल्म बनाई जाए? देखिए, वो आपने पहले ही बता दिया कि लॉकडाउन के टाइम पे ये सब दिमाग में चला था और आप एक चीज़ बताना भूल गए कि आपकी ज़मीन पे बोर्ड तो लगा होगा, लेकिन आप उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुँ, लिखा सकते, और उन्हीं आप के कोर्ट पास नहीं है। जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। उन्हीं की आप हुँ, कोर्ट में जाओगे, वहीं अर्जी लगाओगे और वहीं जाकर आपको मिलेगा जो हाँ, इंसाफ मिलना है। जी। और ऐसा इंसाफ हम देख के आए हैं। अभी हम लोग अ, सोलापुर में नासिक में गए थे, तो नासिक में हम लोगों से एक आदमी मुलाकात हुई। जी, 60 साल से केस लड़ रहा है, 60 ईयर्स, सेकंड जनरेशन है उसकी, और वो 60 ईयर्स से अपने प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। उसने ये बताया कि हमें जब भी बुलाया जाता है तो हम अप्रैल के महीने में, हमारी मोस्टली डेट्स लगती हैं, सुबह 12 बजे बुलाया जाता है, शाम को 5 बजे तक रखा जाता है धूप में खड़ा करके, और उनकी सुनवाई नहीं होती। तो जी, ऐसा हमारे देश में हो रहा है। और मज़े की बात देखिए, जहाँ पे हम थे, जहाँ हमारी बातें हो रही थी, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था, वो भी उसी बोर्ड ने उस पर कब्जा जमाया हुआ है, उस पर क्लेम किया हुआ है, उस जी, कॉलेज पे भी। तो ऐसा एक कानून हमारे देश में एग्जिस्ट करता है और कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। पता नहीं, मतलब 55 में जब बना था ये कानून, हुँ, जब वो बोर्ड बना था तो 8,000 एकड़ लैंड थी। आज 2022 में 8 लाख हो चुकी है, और 8 लाख एकड़ मतलब पंजाब जो हमारा पूरा स्टेट है उसके बराबर की लैंड वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में है। कहाँ से आई? इतना लोग दान करते हैं यार, लैंड इतना। आप सोच के इतना कौन, मतलब अपनी ज़मीन इतनी कौन दान देता है? जी। भाई, वक्फ बोर्ड का मतलब वही है ना कि जो आपने खुदा को, अल्लाह को दे हुँ, दी, हुँ, तो इतना देते हैं लोग। अगर देते हैं तो मतलब 8 लाख एकड़, बिल्कुल, शॉकिंग है, शॉकिंग है, बिल्कुल। एक्चुअली शॉकिंग है। जबकि हमारे देश में लैंड कम होता जा रहा है। हुँ, वर्ल्ड में ही सर। वर्ल्ड तो चलिए बहुत, अभी हुँ, हम छोटे, लेकिन हमारे देश की हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना से भी आगे हम लोग निकल चुके हैं, तो हमारे देश में इतना कम लैंड है। हुँ, उसके बाद उस लैंड को इतना डोनेट किया जा रहा है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हम लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, आगे जनता अवेयर हो, ये हमारा एक मोटिव है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने अवेयरनेस की बात की और आपकी फ़िल्म ज़रूर अवेयरनेस लाएगी और इसका मोटो ही यही है। मेरा ये सवाल था कि जिस आप R&D जब कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो जो ये आपने बोर्ड का नाम लिया और वक्फ बोर्ड जिसे हम कहते हैं, तो जो ऑडियंस इसके बारे में नहीं जानती उनके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए और बताइए आखिर क्या है थोड़ा-सा? देखिए, 1955 में हमारे जो लोग यहाँ से गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके कुछ लैंड थे वो खाली पड़े हुए थे। तो उसकी देख रेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, उसका नाम था वक्फ बोर्ड। जी, अब क्या पॉलिटिक्स चली, वो उस पर हम नहीं जाते। 93 में इस कानून को और
पैना कर दिया गया। 2013 में इतना पैना कर दिया गया कि अब उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो ये कानून, इस कानून की इस जैसा कानून पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में है ही नहीं। जी हमारे देश में क्यों है? बिल्कुल। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, आपने कुछ बनाया था, लेकिन इतनी पावर्स कि मतलब आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते उसके खिलाफ, तो आम आदमी क्या करेगा? बिल्कुल। और आदमी की तो फितरत ही है ना कि मतलब लालच में आके कुछ भी इधर उधर कर देता है। फितरत है आदमी की। बिल्कुल। तो आप ऐसा कानून बना सकते हो कि वो कानून के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। सोचने बिल्कुल वाली बात है। बिल्कुल, आपने इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर वक्त बोर्ड ने बोल दिया कि ज़मीन हमारी है तो उनकी होगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी सर, अगला सवाल मेरा भूषण जी से है कि आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं और पहले आप इंजीनियर थे, फिर आप बिजनेसमैन बने, फिर अब आप एक्टिंग में आए। तो मैंने ये बड़ा देखा है बॉलीवुड में कि इंजीनियरिंग वाले बड़े बॉलीवुड में आते हैं। आप कार्तिक आर्यन को देख लो, अब बादशाह को देख लो, तमाम जितने एक्टर हैं। तो इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है या फिर इंजीनियर जो होता है उसको सब कुछ सिखाया जाता है कि क्या करना और क्या नहीं करना? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो आप ज़िंदगी सीख लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है कि वो आपको ज़िंदगी सिखा देता है। और अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीटेक या बीई करने के बाद डिफरेंट स्ट्रीम में गए हैं। कुछ लोग बिजनेस में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले गए, कुछ लोग क्रिएटिव्स बन गए। तो क्या होता है जब हमें वो बीटेक के सपने जब हम देखते हैं, हम सोचते हैं एक आलीशान लाइफ होती है, ये होता है, मगर बीटेक करने के बाद वैसा कुछ होता नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। मैं भी एक अच्छी एमएनसी में जॉब करता था, मगर ज़िंदगी क्या है ना, फिर वो जॉब में ही रह जाती है। तो बिजनेस में आने के पीछे भी एक ये वजह थी कि ज़िंदगी किंग साइज जैसी हो, किंग साइज लाइफस्टाइल हो। तो बिजनेस में फिर मैं एंटर हुआ। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं, आज भी उसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। और मैं वन ऑफ द इंडियाज जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनमें से एक हूं। आज उस इंडस्ट्री में लगभग 5 से 10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बदल रही है। तो मैं उस इंडस्ट्री का एक लीडर हूँ, एक नेटवर्कर हूँ। और मैं पिछले 16 सालों से उस इंडस्ट्री को दे रहा हूँ और उस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं आज इस डेब्यू का भी क्रेडिट दूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को दूंगा। और आज मेरा डेब्यू हो रहा है इस फिल्म के माध्यम से। तो ये जो डेब्यू है ये खुशनसीबी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर चित्रंजन सर की बात करूँ तो मैंने 1997 में मैं इनको टीवी पे देखता था। तो जब मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा सर मैंने आपको बचपन में देखा है और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। और दूसरा मेरे प्रोड्यूसर सुहानी कुमारी जी, उन्होंने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही है। और तीसरे हैं हमारे डायरेक्टर साहब, और इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उस रोल के लिए मुझे चुना और मुझे उस काबिल समझा कि मैं उस रोल को निभा सकूं और मैंने बाखूबी निभाया है। बाकी 16 तारीख को जनता देखेगी और फिर अपना रिव्यू देगी। मुझे यकीन है उन्हें पसंद आएगा मेरा रोल। मुकुल सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुहानी जी तो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जब आपने उनको कहानी सुनाई तो उनका कैसा रिएक्शन था और एज अ प्रोड्यूसर वो कैसे साथ आई, कैसा मेकिंग का प्रोसेस क्या था? देखिए, कहानी मैंने सुनाई नहीं थी। अच्छा। ये हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि हम किस मैटर पे फिल्म बनाएं और काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया मेरे, उस कॉन्सेप्ट को बड़ा करते चला गया। तो ऐसा नहीं कि मैंने कहानी सुनाई, ये कहानी बुनी गई है, बिल्कुल सुनाई नहीं है। ये कहानी बुनी गई है फिल्म मेकिंग के दौरान। तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले से प्रिपेयर की हुई थी कहानी, नहीं, कहानी हमने लिखी है। कहानी लिखी, उसके बाद फिर इसका स्क्रीन प्ले तैयार हुआ। कहानी के भी 3 वर्जन बने, फिर स्क्रीन प्ले के वर्जन बने, फिर उसके बाद फिर हमने तैयार की फिल्म। बिल्कुल जी। चित्ररंजन सर, सबसे पहले तो बिग फैन और एक फ़ैन मूवमेंट ही आपके साथ बैठना। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फर्जी, बेस्ट फिल्म बनी थी OTT की लास्ट सबसे बेस्ट देखी जाने वाली सीरीज़। तो आप, ये मेरा सवाल आपसे है कि आप पत्रकार की भूमिका इस फिल्म में निभा रहे हैं, तो
क्या कुछ आपको स्पेशल आपने सीखा इसके लिए, और क्या आपको R&D करनी पड़ी? और साथ ही साथ ये भी आपका एक डायलॉग भी है, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो एक बार वो बोल के दिखा दीजिए पहले तो। नहीं, वो कैरेक्टर का हिस्सा मैं बोलता बिल्कुल, हूँ, हाँ। वो लाइन तो मैं बोल ही रहा हूँ सब हुँ। जगह पे। तैयारी ऐसी थी कि इनके सुनाने के बाद और मुझे एक्सेप्ट करने के बाद कि ये रोल मुझे करना है। एक दो रीडिंग हुई, फिर उसके बाद मेरी एक दो फिल्में उसके साथ और चल रही थी। जनरली मैं एक समय एक ही काम करता हूँ, पर संयोग से 2-3 काम एक साथ आ गए और तीनों काम मुझे अच्छे लगने लगे जी। कि तीनों को छोड़ा ना जाए, किया जाए। अ, तो जब इन्होंने कहानी सुनाई और पत्रकार, मैं शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैंने बात करते-करते याद किया कि बहुत पहले कहीं कुछ किया है क्या? तो कुछ याद आया कि टीवी में कुछ ऐसा किया था बहुत पहले। तो मेजरली मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैंने ऐसा पत्रकार का कैरेक्टर किया है। ये शायद मेरी पहला कैरेक्टर है जो, या पहली कोशिश है पत्रकार की जो मैं कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा इस तरह का आदमी है कि जो उस समय महसूस करता है और जो वो बोलना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो बोलता है। तो उस तरह से इसकी एक तैयारी इसके मर्म तक पहुंचने की जी। उस तरह से हुई, और फिर वो लाइन आती है कि जो इसके कैरेक्टर को सम अप करती है कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो नासमझ है उसको वही सही लगेगा। क्या बात है! बिल्कुल, और काफ़ी डीप मीनिंग है इस लाइन का, हाँ, अगर आप। उसका श्रेय इनको जाता है। हाँ, माध्यम बिल्कुल, मैं हूँ। बिल्कुल। लिखा कैप्टन ऑफ द इन्होंने शिप, है। बिल्कुल। जी। जी, पहले पाजी आपसे मेरा सवाल है कि सुनने में आया कि आपको सिगरेट पीना पड़ा इस मूवी में, क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ते हैं, लेकिन आपको सिगरेट पीना सीखना पड़ा और आप 20-25 हज़ार की सिगरेट पी गए। बताओ, मतलब ये 1 महीने की सैलरी है बंदों की। एक्चुअली क्या होता है कि एक्टिंग में जब प्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं तो वो बड़े सपोर्टिंग करेक्टर की तरह काम करते हैं किसी भी करेक्टर को बाखूबी निभाने के लिए। जी। तो मेरे साथ सिगरेट का बड़ा अहम रोल रहा, और बस वो जर्नी थी। वर्कशॉप के दौरान मैंने शुरू की और डबिंग के दौरान मैंने फिर छोड़नी पड़ी, और इस तरीके से वो बहुत अच्छा एक मोमेंट था, और टेस्ट भी हो गया और छोड़ भी दिया। और इस फिल्म में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा एक डायलॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है जो इस फिल्म के जो डेप्थ है उसको बताता है। जी। वो डायलॉग है कि ऐसा या तो किसी के दबाव में होता है या फिर किसी के प्रभाव में होता है, मगर वो ऐसा है क्या, वो इस फिल्म की मरहम है, वो इस फिल्म का एक कारण है जिसको लोगों को देखने जाना है। वो ऐसा क्या मुद्दा है जो किसी के दबाव में होता है या किसी के प्रभाव में होता है, वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो इस मुद्दे को जब हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रही है। और मैं देश की यंग जनरेशन से तो मैं सबसे पहले उनको कहूँगा कि वो जाएं, क्योंकि फेस उन्हें करना है। ये जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है या फिर ये जो बात है या फिर ये जो कानून है, ये उन्हें फेस करना है। तो वो जाएं थिएटर में, कम से कम इस मुद्दे के बारे में जाने तो सही। या फिर चित्तरंजन सर का ये डायलॉग कि गलत को गलत नहीं कहोगे, तो जो लोग नासमझ है उसको ही अपना समझने लग जाए, उसको बेहतर समझने लग जाएंगे। वो क्या बात है, कौन सी बातें हैं वो गलत, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस फिल्म को फिल्म की तरह ना देखें, ये एक जिंदगी है। आप देखें इस फिल्म को कि इस फिल्म में क्या क्या है, ठीक है ना। अगर इन्होंने रिसर्च करके लिखा है तो बहुत कुछ इसमें हिडन है, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद लोगों को जाननी चाहिए, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी है। तो मैं सभी को कहूँगा कि थिएटर में जाएं 16 तारीख को, और विद फैमिली जाएं। यूएस सर्टिफिकेट मिला है इसको, है ना। लोग अपने बच्चों को लेके जाएं, ताकि बच्चों को तो पता चले। कल दिन इसके बारे में बात होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के बारे में बात होनी चाहिए। क्यों बात होनी चाहिए? ताकि लोगों को पता तो चले वक्फ बोर्ड क्या है। वो फिर गवर्नमेंट और लोगों के बीच का एक आपसली डिसीजन होगा कि इसको बंद करना चाहिए या फिर इसका कोई निर्णय लेना चाहिए। मगर जब बात ही नहीं होगी, इंपॉर्टेंट रोल तो ये है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है बोर्ड क्या है। एम आई राइट? बिल्कुल। तो ये मुकुल सर, जिस तरह
आपका टीज़र आपने कहा था कि मेरा काम था कि टीज़र को लोगों तक पहुंचाना, और पहुंचा है और इम्पैक्ट भी हुआ है इसका, और खुद जो इस चीज़ पे जिसके आप बीती, जिन पे कहानी है, और जो खुद इसके एक इम्पोर्टेंट जो पात्र हैं, वो उन्होंने खुद आपको रीच आउट किया और फिर वो ट्रेलर लॉन्च पे भी आए थे। तो वो एक क्या थोड़ा सा बताएंगे आप उस बारे में? देखिए, हमने टीज़र लॉन्च किया। टीज़र लॉन्च करने के 3-4 दिन के बाद वो अचानक से वायरल होना शुरू हो गया। और मेरे जो यार दोस्त हैं वो टीज़र को लोगों के पास भेज देते तो पलट के वापस आता था मैसेज कि ये तो हमारे पास आया हुआ है। लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मैसेज किया सब। अब जब ये मैसेज टीज़र वायरल हुआ तो सोलापुर से और कई स्टेट्स और से हमारे पास लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि यार ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ हो चुका है। और सामने से वो लोग आए और उनको लाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो डरे हुए थे लोग, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पावरफुल लोगों के हाथ में है। और वो बेचारे गरीब लोग जो मुश्किल से अपनी रोटी जुगाड़ पाते हैं वो उनसे नहीं लड़ सकते। तो कई लोगों को डर भी था। और उनका जो एक उनको जो उनकी अगुवाई कर रहा था वो आदमी ने एक शब्द बोले स्टेज पे बैठ के कि अगर आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत देखने हैं तो आप पाकिस्तान मत जाइए, सोलापुर आ जाइए। मतलब वहाँ पे टॉयलेट बनाए प्रधानमंत्री योजना, वो उस पर कब्जा हो गया, उसका दरवाज़ा निकाल लिया गया है। लेडीज़ टॉयलेट जाती थी दरवाजे के बाद भी तो वहाँ सीसीटीवी लगा दिया गया। अब आप सोचिए वो लेडीज़ वहाँ खड़े होकर रोने लगी, उनकी कौन सुनेगा? किसको पड़ी है? किसको पड़ी है? वो किसी को नहीं पड़ी। तो हम लोग एज अ फिल्म मेकर्स थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, करें। जब लोगों को पता होगा उसके बारे में बात होगी, और बातों से ही चीज़ें सुलझती हैं। तो बात होनी चाहिए, सुलझनी चाहिए। तो क्योंकि अब लात घूसों का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। अब लात घूसे नहीं चल सकते, लात घूसे चलेंगे तो फिर कुछ और ही होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बात तो करिए, बात से चीज़ें सॉल्व करिए। बिल्कुल नहीं सर, बात बिल्कुल होगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ आपने जिस तरह कहा है कि अपने जी आप जी लोगों के पास ये चीज़ पहुंच रही है, और ऐसा ही होगा। और काफ़ी देखना आप केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, जिस तरह उनको रिस्पांस मिला उससे ज़्यादा मुझे लगता है आपको इस फिल्म को रिस्पांस जी मिलेगा। जी अगला सवाल मेरा सर ये कि लॉकडाउन हुआ, हम सभी ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और इस बीच सिनेमा भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ, लोगों ने इंटरनेशनल सिनेमा देखा, रीजनल सिनेमा देखा। तो ये सबसे मेरा सवाल है कि सर, आपको अब लगता है कि कहीं पहले जो हमारा सिनेमा बटा हुआ था, अब हम बोल सकते हैं कि इंडियन सिनेमा हमारा है, क्योंकि हम ग्रैमी लेके आ रहे हैं, ऑस्कर्स लेके आ रहे हैं। तो अब क्या प्रभाव है सर? रिसेंट क्या सिनेमा के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अब आज की तारीख में गांव का आदमी भी है ना, आप गांव के आदमी से बात करो तो बता देगा यार इसकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, इसकी लाइटिंग अच्छी नहीं है। गांव का आदमी भी हाँ, बोलता है ये बात। तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपनी ऑडियंस को। बिल्कुल। आपको अच्छा प्रोडक्ट निकाल के देना पड़ेगा, नहीं तो ऑडियंस बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल नहीं हुँ, उसको देखने जाएगी। और अब मीनिंगफुल फिल्में हुँ, बनने का टाइम है, लोगों को बनानी चाहिए। ठीक है, एंटरटेनिंग फिल्में हुँ, होती है, मज़ा आता है उन्हें देखने में, बिल्कुल। बट ऑडियंस समझदार हो गई है। इंटरनेट क्रांति आने की वजह हुँ, से ऑडियंस समझदार हो गई है। जैसी पहले फिल्में बनती थी वैसा तो आज की तारीख में सोशल मीडिया पे चलता है। हाँ, रील्स पे। तो रील्स पे आप क्रिएटिविटी मीनिंगफुल सिनेमा और फाइन आर्ट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको फाइन आर्ट क्रिएट करनी बिल्कुल। पड़ेगी, तभी लोग देखने जाएंगे। नॉर्मल चीज़ अब लोग कहते हैं ये तो हम रील पे देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल। चित्तरंजन सर, आपका क्या व्यू है इस पे? क्योंकि आप बड़ी ही लिमिटेड स्क्रिप्ट्स को हाँ करते हैं, आपके पास काफ़ी ऑफ़र्स आते हैं, आपने बताया भी है। और अब मीनिंगफुल सिनेमा, या जिस तरह सर ने बताया कि ओरिजिनल कंटेंट ही ऑडियंस देखना चाहती है, तो इस पे सर क्या व्यूज़ हैं आपके? नहीं, सही बात है। और ये तो इतना अच्छा हो गया है अभी हम एक्टर्स के लिए भी, कि पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है अभी, पैन इंडिया जो बिल्कुल, आज हाँ, नाम हुआ है, कि अब कहीं भी कोई भी काम कर सकता है। ये इतना अच्छा बदलाव है कि कोई भी, आप देख ही रहे हैं, सीरीज में भी जी। देखिए, फिल्मों में भी देखिए। पहले बटा हुआ था कि अरे ये सिनेमा है, ये हुँ, सिनेमा हुँ, है, ये सिनेमा है। तो इसका फ़ायदा एक्टर्स को हो रहा है, जो क्रिएटिव लोग हैं उनको हो रहा है, और हमें कहानियाँ पसंद आ रही हैं। बिल्कुल। मलयालम सिनेमा हुँ, आप देखिए, हमें कहानियाँ पसंद आ रही हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई बात कर रहा है, जो हमारे आपकी समस्या को सामने ला रहा है, वही सिनेमा चल रहा है। जी, तो ये बहुत बढ़िया समय है। मतलब हम लोगों के लिए भी, कि कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग आ रहे हैं हमारे सामने, जो हमें चैलेंज देते हैं और बिल्कुल, चैलेंजिंग लगते हैं। यार इसको करेंगे कैसे? बिल्कुल।
तो ये बहुत अच्छा जो आप कह रहे हैं हम्म। बिल्कुल सही है। पूरा हिंदुस्तान अभी एक हो गया है, बिल्कुल। हर तरह का सिनेमा बन रहा है और हर तरह का सिनेमा चल भी रहा है, जी। ये बहुत अच्छी बात है। जी। भूषण जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह इस फ़िल्म में भी डायलॉग है कि आपका एक सब ज़मीन का टुकड़ा है, और आज भी आप हल्द्वानी वाला भी देख लो, रिसेंट रॉयट्स जो चल रहे हैं, उसके बाद सर तमिलनाडु का सर ने मेंशन किया। तो क्या आपकी फ़िल्म इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट डालेगी या आपकी फ़िल्म में भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं? देखिए ये जो मुद्दे हैं ना, जैसे भी जो भी इंसिडेंट हुए हुँ। हैं, चाहे ये हल्द्वानी वाली बात हुँ। कर रहे हैं आप, ये सोच का या समझने का एक विषय है। हुँ। ये सबको समझना चाहिए ये क्यों हो रहा है। अब हल्द्वानी की मैं बात करूं तो वहाँ पे सरकार की ज़मीन पे एक मस्जिद थी, उसको हुँ। ज़मींदोज़ किया गया और वहाँ पे रिवर्स में क्या मिला उन लोगों को, हुँ। पत्थर, हुँ। बहुत सारी तक जलाने की घायल कोशिश हुए, की हाँ, गई। बिल्कुल। मगर ऐसा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड ने हुँ। अपना हुँ। क्लेम कर दिया, जी। मगर वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ किसी ने पत्थर नहीं चलाए, वहाँ किसी ने किसी को जलाने की कोशिश नहीं की। तो जब चीज़ें, जो ये डिफरेंस है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि इस डिफरेंस को आगे जो बड़ा क्रिएट करने वाला है, वो ये बोर्ड शायद बड़ा करे। क्योंकि जिस बोर्ड को इतनी पावर दी गई है, कल दिन वो इस मुहिम को हुँ। बड़ा हुँ। कर हुँ। सकता है। जी। तो ये समाज में इसके बदलाव के लिए ये फिल्म है। ये फिल्म समाज में बदलाव के लिए बनाई गई है। ये बिजनेस करे या ना करे, इससे उतना हुँ। फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि समाज में ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो इस तरीके के तथ्यों को लोगों के सामने लेके आए। क्योंकि लोग आजकल इंटरटेनमेंट में घुसे हुए हैं, क्योंकि हुँ। मोबाइल में इंटरटेनमेंट आ गया है ना। तो लोग थिएटर में जाएं और ऐसी फिल्मों को देखें ताकि जो हिडन फैक्ट्स हैं उनको जान पाएं और फिर उनके बारे में रिसर्च कर पाएं, ताकि उनके बारे में बात हो और कल दिन सरकार कोई संज्ञान ले। बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह सर ने मेंशन किया काफ़ी चीज़ें, तो आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब हम इस तरह की फ़िल्में बना पा रहे हैं। पहले हम इस तरह का सिनेमा या फ़िल्में नहीं बना पाते थे। तो अब ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज आया कि आप ऐसी बात अब कह रहे हैं? देखिए, आप थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, हुँ। तब मैंने ये बोला कि इंटरनेट क्रांति आने की वजह से हुँ। लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। पहले भी ऐसी फ़िल्में बनती थी, 80s में बहुत हुँ। अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनी हैं। ऐसी आर्ट सिनेमा हुँ। जिन्हें बोला जाता था। बट वो थोड़ा-सा हुँ। डिप्रेसिंग होता था वो सिनेमा डिप्रेसिंग, बट वो फ़िल्में बहुत अच्छी होती थी। जी। तो लोगों में समझ आई है कि ऐसा भी एंटरटेनमेंट हो सकता है, ऐसा भी सिनेमा हो बिल्कुल, सकता है। इंफोटेनमेंट। तो वो इसीलिए आज बहुत अच्छा समय है। लोग समझते हैं कि ये भी है, ये भी मुद्दे हैं, इनको समझना चाहिए। नाचना, गाना वो भी हुँ। अच्छा है, बट ये भी है। हुँ। तो आज ये बहुत अच्छा समय है, एक्चुअली बहुत अच्छा समय जी। है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर शहर के हर गली में एक हीरो घूम हीरो रहा है, है बिल्कुल। सोशल मीडिया पे। हुँ। तो हीरोइज़्म आज की तारीख में लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को आज की तारीख में चाहिए कहानियाँ, हुँ। अच्छी कहानियाँ। बिल्कुल। हीरोइज़्म तो पहले भी चलता रहा था, अब भी शायद चलेगा, मसाला फ़िल्में हुँ। हुँ। चलती हैं। बिल्कुल। बट एक्चुअली लोगों को अब वो चाहिए नहीं, क्योंकि हर आदमी हीरो बना घूम रहा है। हर दूसरे शहर में एक हीरो है बिल्कुल। और वो लोकल हीरो है और हुँ। लोग उसको फ़ॉलो करते हैं हाँ, बहुत। भाई तू ही है जो है। हाँ, वो है। बिल्कुल। आप अब मैंने देखा कि आपको और मैम जो सुहानी मैम, उनको धमकियाँ भी मैंने सुना है कि आई हैं और कंट्रोवर्सी भी हो रही है इस चीज़ पे, तो उसको लेके कैसे आप मतलब पॉजिटिव रहते हो? देखिए, डर नहीं लगता आपको? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, डर किस चीज़ का है? हम एक नहीं, क्योंकि फ्री आम कंट्री में रहते हैं। आम इंसान पे ऐसी चीज़ें आना, धमकियाँ और ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल्स। नहीं, नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अच्छा। ठीक है, हुँ। बट सोशल मीडिया पे आप रहते हो, तो हुँ। वैसे भी अगर आप वैसे हाँ, भी कोई पोस्ट दोगे तो आपका दोस्त ही गाली दे जाएगा आपको। बिल्कुल। तो हम तो इतना बड़ा काम करने हुँ। चले हैं, तो थोड़ा बहुत तो गालियाँ मिलेंगी, बिल्कुल। ठीक है? मिल रही हैं, मिलेंगी आगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सच बोलना बंद कर दो। हुँ। नहीं, बिल्कुल सर, जी आपके जैसे फ़िल्म मेकर्स अगर हिंदुस्तान में हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं क्रांति आना इम्पोर्टेंट है। जितेंद्र ज़रूरी स है, बिल्कुल। एक्चुअली ज़रूरी है ये। बिल्कुल, और मैं खुद भी रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो तो खासकर इस फ़िल्म को देखें, क्योंकि जेन ज़ी जनरेशन सर आजकल एक वर्ड यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, जेन वो ज़ी। अगर उन तक ये पहुँच गई फ़िल्म, तो मुझे लगता है अपना काम इस फ़िल्म का हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ना देखनी भी हाँ, चाहिए, क्योंकि फेस उन्हीं को ही करना है। बिल्कुल। चित्तरंजन सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जेनजी जनरेशन को किस तरह देखते हैं सर आप? आपने तो आप खुद ही इंस्टीट्यूशन है, पॉइनर हैं इस इंडस्ट्री के। मैं खुद ही अभी जेनजी हूँ। हाँ, अच्छा। सीख रहा हूँ। अभी वो हर एरिया पे मेरा काम चलता रहता है कि अच्छा ये मुझे नहीं आता तो इसको क्या करूँ। लेकिन जो भी यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो एक अच्छा सिनेमा तो देख ही रहे हैं, है ना, सामने अगर वो देखना चाहे तो। हम जब नौजवान थे तो अर्धसत्य आई थी, हाँ, तो हमने भी देखी थी और उसका असर हमारे पर आज तक है। जी। हम उस फिल्म के परफॉर्मेंस को नहीं भूल पाते और उस फिल्म की मेकिंग को नहीं भूल पाते और कमर्शियली भी हिट फिल्म थी, बिल्कुल। चली भी थी वो। तो वैसे ही वो भी देख रहे हैं कि क्या उनको लेना है, कौन सा सिनेमा उनको देखना है, कौन सा पिक करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप सिनेमा कोई ऐसा देखें जो आपकी बात कर रही हो, अपने जड़ों की बात कर रही हो, अपने ज़मीन की बात कर रही हो, तो उसके बारे में बात करें और उसको समझने की कोशिश करें और फिर उसको आगे तक पहुंचाएं, ताकि जो फिल्म मेकर बना रहे हैं या जो फिल्म मेकर्स उसका निर्माण कर रहे हैं, उनको लगे कि हमारी बात कम से कम पहुंच रही है। तो पैसा कम आ रहा है कोई बात नहीं, पर लोगों ने हमारी बात तो समझी। मैं तो ये चाह रहा हूँ। बिल्कुल। भूषण जी, सुहानी जी बता रहे थे, एक चीज़ आप भी बता रहे थे कि जब फिल्म का शूट चल रहा था उस दौरान हमें थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ, कुछ फेस करना पड़ा, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हम एक इशू है जिस पे हम फिल्म बना रहे हैं, तो उस इशू से जो लोग हैं जुड़े हुए, वो लोग थोड़ा बहुत तो फोर्स करेंगे ही, अपना अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था वहाँ। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वहाँ की पुलिस ने हमें सपोर्ट किया। वहाँ जिस जगह हम शूट कर रहे थे, वहाँ के मोहल्ले वाले जो थे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि शायद मतलब हमने उनको स्पेशल मेंशन किया है कि उनके अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। बहुत अच्छे लोग थे, सबने सपोर्ट किया और छोटी-मोटी दिक्कतें आती हैं। नहीं, आप बिल्कुल। और कंट्रोवर्सी भी सर मैं देख रहा था, काफ़ी चैनल्स हैं, मतलब जिनको गोदी मीडिया भी बोलते हैं, वो पर बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का है, ये माइनॉरिटी दिखा रहे हैं, तो उनको क्लियर कर दीजिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये बोर्ड किसके लिए बना था? अब अगर उस बोर्ड की बात आएगी तो फिर हिंदू मुस्लिम होगा, और अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो आप कहेंगे कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। हमने एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है और उस फ़िल्म में हमने बहुत अच्छे सोशल मुद्दे उठाए हैं। फ़िल्म एक मर्डर मिस्ट्री है। उस मर्डर मिस्ट्री के दौरान हम लोगों ने कुछ सोशल मुद्दे उठाते चले गए और फ़िल्म को बहुत अच्छे से सम अप किया हमने। एक मैसेज दिया है कि अब बहुत हो चुका है। वो सर ने मैसेज दिया था और मैं मज़े की बात बताता हूँ। मैंने जो डायलॉग दिया था, उसके बाद 2 मिनट बाद जब हमने सब कट कर दिया, लाइटें बंद हो गई, तो सर ने मुझसे बुलाया, कहते यार एक और टेक देना है। और मज़े की बात देखिए, वो टेक जो है वो फाइनल फ़िल्म में है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सम अप किया फ़िल्म को और फ़िल्म एक मैसेज देके जाती है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देके जाती है। इस मैसेज से किसी की भावना आहत हो उसमें हाँ, तो होनी नहीं चाहिए नहीं, एक्चुअली। नहीं, हमारी जनरेशन सर समझदार है, वो इंफोटेनमेंट की तरह ही लेगी इस फिल्म को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। पाजी, आपसे मेरा एक सवाल है कि इस फिल्म में पॉइंटर्स हैं, चाहे चित्रेंद्र सर, राजेश शर्मा सर हो, तो पहली बात तो इनके साथ पहली बार काम करके किस तरह का लगा और क्या-क्या क्वालिटीज़ आपने इनसे ग्रैब की? आपने भी और सुहानी जी ने भी, वो तो है नहीं, हाँ पर जी, आप बताइए। देखो क्या है कि ये लोग अपने आप में एक सिनेमा है और ये लोग अपने आप में एक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है। तो जितना सीख सकें उतना बेहतर है। बहुत कुछ सीखा है और नहीं उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, मगर हाँ, गुरु है तो हमें शीशे की तरह रहना ही पड़ता है, तो एक वो डर रहता है ना, कि होता क्या है, आदमी अपने शब्दों से लिमिट क्रॉस कर जाता है। तो हमें पता है अपनी लिमिट में रहना है, उन शब्दों को लिमिट में रखना है। तो बस हमें अपने आचरण रखने हैं, तो डेफिनेटली हमें आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी सारे सीन्स हैं मेरे तो चित्तरंजन सर के साथ, बहुत सारे सीन्स हैं और कहीं भी मैं नीचे ऊपर हो जाता था तो इनकी गाइडलाइन मिलती थी कि इसको ऐसे नहीं ऐसे। तो जब आप फिल्म देखोगे यू फील गुड और तो मज़ा आया मुझे। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा डेब्यू ऐसे अच्छे लोगों के साथ, लीजेंड लोगों के साथ और अब स्कूल है अपने आप में, इनके साथ मेरा हुआ है। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और वर्कशॉप भी हमने साथ किया तो बहुत मज़ा आया।
नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अब तो सीरियस इतना ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा वही पूछता हूँ कि कुछ प्रैंक वैंक, कुछ बीटीएस, कोई मस्ती नहीं वस्ती नहीं भी की नहीं, ऐसा ऐसा? नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म का मुद्दा ना बहुत एक्चुअली क्या है, ये फिल्म एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन पे। आप लोग वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, आप लोग इंटरनेशनल फिल्म्स देखते हैं, तो जिस तरीके की इंटरनेशनल फिल्म्स होती है वैसी ही हमारी फिल्म है, ठीक है। क्योंकि एक मर्डर, उसका इन्वेस्टिगेशन, और उसमें कुछ सामाजिक मुद्दे इस तरीके से फिरोए गए हैं, और कि किसी की भावना आहत ना हो, और अगर भावना किसी के आहत हो रही है तो उसके पीछे कारण है। वो कारण है, वो असीमित पावर एक पर्टिकुलर एक संस्था को देना, वो आने वाले समय में बहुत सारी भावनाओं को आहत करेगी। तो ये अवेयरनेस है कि 2050 में जागने से बेहतर है आप 2024 में 16 फरवरी को फिल्म देखो, आवाज़ उठाओ, अपने आवाज़ को एक करो, चाहे आप किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी चीज़ से हैं, आप एक करो और ऐसे कानून के प्रति अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट के सामने रखो, ताकि वो संज्ञान लें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके साथ और अगर मेरे साथ ये हादसा हो जाए, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पता कहाँ है, पर्टिकुलर एड्रेस, उसके लॉयर को कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग, और उसके लॉयर की फीस, फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो हमारा 5 करोड़ एक हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ये माहौल कहाँ जाने वाला है। तो हमारा मुद्दा ये है, अवेयरनेस है, ये फिल्म टोटली अवेयरनेस के ऊपर है कि अवेयर हो जाइए। इस तरीके के कानून को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के लिए मजबूत करती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको, मेरे को, नई जनरेशन को फेस करना है। तो ये फिल्म मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए, और ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए, ताकि लोग इसके प्रति बात कर सके, आवाज़ उठा सके, और कुछ निर्णय हो। क्योंकि जितने भी लोग अभी तक इस संस्था के द्वारा परेशान हुए हैं, वो सब गरीब लोग हैं, है ना। तो हम कई गरीब लोगों से मिल के आए हैं, हम कई लोगों से, कई लोग मिलने बुला रहे हैं, तरह तरह अलग अलग प्रदेशों से इनको कॉल्स आ रही है, लोग आ रहे हैं कि हमें हमें बताओ हम क्या करें, हमारे लिए आप लोगों ने इतना इनिशिएटिव लिया। उन्हें लगता है हम उनकी आवाज़ है, और अगर लोगों को लग रहा है कि उनकी बात गवर्नमेंट तक जा रही है, या उनकी बात उन लोगों तक जा रही है, तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये फिल्म अपने आप में सफल है। हमें नहीं पता बॉक्स ऑफिस पे क्या आएगा, लोग देखने, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि लोग देखें, कम से कम देखें तो सही, फिर स्टडी करें, फिर अपनी बात को रखें। ऐसा नहीं कि वो फिल्म देखें और अपनी बात को रखने लग जाए, नहीं, वो स्टडी करें, तथ्यों को खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आज का यूथ बहुत समझदार है, वो हर तथ्यों को खुद भी स्टडी करता है। तो आज सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, वो स्टडी करें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट है उसको बारीकी से देखें, और देखें 2000 कुछ सालों के बाद उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला, नेगेटिव आने वाला है। एक आवाज़ से उस बात को रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे 370 पे जो कश्मीर फाइल लोगों ने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि किस तरह से चीज़ हुई। बहुत, वो तो काला कानून था, वो ऐसे कानून को पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने रखा हुआ था, वो तो दमाद बना के रख दिया था। ऐसे काले कानून को तो शुरू में ही खत्म कर देना। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर शायद संज्ञान लेने की जरूरत है। बिल्कुल। बाकी इस कानून के वक्फ बोर्ड के प्रति इन्होंने बहुत सारी स्टडी की है, बहुत सारी चीजें, मटेरियल है इनके पास, स्टडी करके। तो बाकी ये बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने बात की कि इंटरनेट क्रांति, तो क्या ये फिल्म ओटीटी पे भी आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी ओटीटी पे। अभी पहले थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद ओटीटी पे भी। क्योंकि ओटीटी में मास रीच ज़्यादा है। नहीं, एक्चुअली थिएटर में रिलीज नहीं ज़्यादा नहीं है। सर, क्योंकि अब ज़्यादा लोग जो थिएटर नहीं जाते वो ओटीटी पे भी मज़ा लेते हैं हाँ वो तो है, खैर वो है। तो मतलब हाँ, ओटीटी पे लेट आएगी थोड़ा। आप थिएटर में जाइए, थिएटर में फिल्म देखिए। फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, मीनिंगफुल फिल्म है, और आपको जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, और आप कुछ लेके ही निकलेंगे फिल्म से। बिल्कुल। आपका इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है। 16 फरवरी को आप फिल्म देखने जाइए, और डू लेट अस नो
कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे सर ने बोला कि 16 फरवरी को जाइए ज़रूर फ़िल्म को देखने, और सहपरिवार जाइए, क्योंकि आपको आपके परिवार को भी अवगत करवाना है और आपके फ्रेंड्स को भी आगे बताइए फिर उनको कैसे लगा, कि वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं। तो ज़रूर जाइएगा 16 फरवरी को। और सर आखिरी मेरा सवाल आप सभी से है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए, क्या-क्या नया और ऑडियंस के लिए लाने वाले हैं? देखिए, पाइपलाइन में तो बहुत कुछ है, पहले ही इसको हम बात करते हैं इसके बारे में, फिर अभी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर आगे की बात करेंगे आपसे। जी, तो हम भी आशा करते हैं दोबारा जल्दी से आएँ और ऐसी अच्छे-अच्छे क्राफ्ट को हमारे सामने प्रेज़ेंट करें। तो ये हमारे साथ जो कलाकार थे, इनकी कला से भी लोग अब अवगत होंगे, और एक होता है कला जो आपके दिल में बस जाती है, इस तरह का क्राफ्ट ही कुछ लेके आ रहे हैं। तो ज़रूर 16 फ़ेब को ज़रूर जाके देखिएगा और सहपरिवार जाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर बताएँ, और आखिर पलायन कब तक 16 फ़ेब आपके नज़दीकी और दूर के दोनों के सिनेमाघरों में जाके देख सकते हैं, तो ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अंकित चंदेल, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली।